पवित्र धरती को नमन करते हुए आइए आज आप और हम दिल की गहराइयों से उन तमाम जांबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अफ्स मेरे वजूद की तरह कायम है। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। दुश्मन के खून से रंगी हुई संगीन लड़ाई के हर मंजर का चश्मदीद गवाह आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक बेयनेट युद्ध के समय सैनिक की राइफल की शान माना जाता है, क्योंकि मैं हमेशा राइफल की बैरल के आगे होता हूं। मैंने युद्ध को सबसे करीब से देखा है और इसी कारण मुझे इस स्वर्ण नगरी के युद्ध संग्रहालय के बीचों बीच स्थापित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जांबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य की गाथाओं का आंखों देखा मंजर बयान कर सकूं। आज हम सभी इस प्रेरणादायक वॉर म्यूजियम में अपनी भारतीय सेना के उन बहादुर शहीदों की गाथाओं को याद करेंगे जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दृढ़ता और दिलेरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि मैं आप सभी को युद्ध के बारे में बताऊं, मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे हैं। दोनों के बीच 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध हुए, जिसमें दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर हो या रन ऑफ कच्छ, मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमीन पर पाकिस्तान की गलत नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, अडिग निश्चय और अविस्मरणीय हिम्मत की पहचान देते हुए राष्ट्रीय सीमा की गरिमा बनाए रखी। हमारे सेना के जवानों ने अपने प्रबल साहस और अतुलनीय बहादुरी से अपने देश की अस्मिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक महफूज रख के आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की। आइए याद करें इन सभी वीरों को। होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1969 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया, जिसका नतीजा अयूब खान की उम्मीदों के विपरीत गया। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। इस जीत से पाकिस्तान की सियासत को झटका लगा और इसकी कीमत ईस्ट पाकिस्तान के अवाम को चुकानी पड़ी। अवामी लीग ने अपना हक मांगा जो हुक्मरानों को मंजूर नहीं था। ईस्ट बंगाल के अवाम की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने मार्शल लॉ लागू करके लूटपाट,
बलात्कार और अनगिनत हत्याओं को अंजाम दिया। इस जेनोसाइड के कारण 3 महीने के अंदर 1 करोड़ ईस्ट बंगाली रेफ्यूजी भारत में प्रवेश करते हैं। भारत के लिए ये स्थिति आर्थिक तौर पर अत्यंत चिंताजनक बन गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस जुल्म सितम को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगालियों की मदद के लिए फरमान जारी कर दिया। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करके ज्यादा से ज्यादा जमीनी इलाकों पर कब्जा करना चाहा। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख बदल दिया। पाकिस्तान के प्लान ऑपरेशन लब्बैक के मुताबिक उनकी रहीम यार खान में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ब्रिगेडियर जहांजेब और ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में हमला करना था। इतना ही नहीं, 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का आदेश था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर आलम खान। 24 घंटों में जैसलमेर को बर्बाद करने का प्लान था, पर भारतीय सेना के मजबूत इरादों के आगे जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था वो खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल RF खम्बाटा। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए भारतीय सेना सशक्त रूप से तैनात और तैयार थी। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर Pakistan as I moved its troops forward. पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जहाजों ने अमृतसर, अवंतीपुर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, पठानकोट और श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उरी, नीमवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा फहराया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है उन वीर जवानों की कुर्बानियों का जो लोंगेवाला की आन बान और शान के लिए लड़े और जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादतों के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उसका स्मरण कर मैं आज भी भावुक होता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी न मिटने वाले निशान जिन पर आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। जिंदगी के सफर के कुछ पन्ने यादगार होते हैं, कुछ सुनहरे और कुछ जिनसे न मिटने वाली यादें जुड़ी होती हैं। आइए आप सभी को एक ऐसी ही अमर गाथा सुनाते हैं। लोंगेवाला पोस्ट जोधपुर और आगे तक पहुंचने के रास्ते में एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इसी वजह से दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर पार करना मुमकिन हो जाता है और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है।
दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इस इलाके में मौजूद 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को लौंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने लौंगेवाला में पाकिस्तानी सेना के आने वाले सैलाब को रोकने के लिए डिफेंस इख्तियार करनी शुरू कर दी। दुश्मन अपने पूरे लोहे के साथ आया था। आइए चले लौंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लौंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। मेजर चांदपुरी साहब, कमांड हेडक्वार्टर से फोन है, पाकिस्तानी दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। धर्मवीर, मैं चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ डिफेंस अख्तियार करें, आप अपनी एक पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर की तरफ जाएं और दुश्मन की हरकत की खबर मुझे जल्द से जल्द दें। बिल्कुल सर। भैरव सिंह, तुम आसपास के गांवों को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए उन्हें तैयार करो। जी साहब। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गनों ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया कि दुश्मन का मुख्य हमला लौंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उस रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। Alpha to Alpha 1, this is Major Chaundpuri here. Go ahead, over. समझ गया, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही भीषण दास, अपनी पायोनियर प्लाटून के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की दरखास्त करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वाकिफ कराता हूँ। जय हिंद सर, दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लौंगेवाला की तरफ आ रहा है। अब आपकी दुआएं, साहस बढ़ाती हुई वीरों की कलाई पर बहनों की राखी, बीवी बच्चों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार और साथ में इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं। आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस जैसलमेर वॉर म्यूजियम में उपस्थित रहे। आप लोगों का यहां देश के कोने कोने से आना मेरे यकीन को और गहरा कर देता है कि मेरा सारा देश हर दम, हर वक्त मेरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आपने मेरे उन शूरवीर योद्धाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनी और दिल से महसूस की। आप सभी की इस देशभक्ति की भावनाओं को मैं तहे दिल से सम्मान देता हूं। मुझे गर्व है आप सभी पर, मुझे गर्व है अपने सैनिकों पर, मुझे गर्व है अपने सारे देश पर कि यहाँ हर एक मौजूद देशवासी के जहन में अपने देश प्रेम की ज्वाला धधक रही है। आओ वादा करें, इसे कभी बुझने नहीं देंगे। और अंत में मेरी यही दुआ है कि मेरा देश अमर रहे, मेरा देश कुशल रहे और मेरी भारत माँ के ये बहादुर शूरवीर हमेशा विजयी रहे। भारत माता की जय। जय हिंद। कण कण में ऋण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। जान तिरंगा तन मन है, यहाँ लहू रेत को अर्पण है। कश्मीर सही सरताज देश का रामेश्वर पद कमल है। आसाम गुजरात भुजा देश की राजस्थान तट रक्षक है।
शेर। राजस्थान की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। राजस्थान की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। तो चीर के रख देंगे, सम्मान टूटा तो चीर के रख देंगे, कसम लहू की चीर के रख देंगे, कर नजर उठी तो चीर के रख देंगे, कदम उठा तो चीर के रख देंगे, सम्मान टूटा तो चीर के रख देंगे, है कसम लहू की चीर के रख देंगे, कर नजर उठी तो चीर के रख देंगे। ये रेत नहीं ये रेत तोप है बारूद है ये है शमशेर। रेत नहीं ये रेत तोप है बारूद है ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर। लेडीज एंड जेंटलमैन, और सचिन, आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। সামনে একটা প্লেন, দেখি এই প্লেনটা কি প্লেন, এই প্লেনটা কি প্লেন, কাছে যাই গিয়ে দেখি। এটাও ভারতীয় সেনাবাহিনীর, মনে হচ্ছে হান্টার। হ্যাঁ হান্টার, ঠিক বলেছি, হান্টার প্লেন। বর্ডার সিনেমা যারা দেখেছেন তাদের মনে আছে যে রাত্রিবেলায় লঙ্গেওয়ালা যে বর্ডার, সেখানটায় পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করেছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে মেজর জেনারেল বা সেনাবাহিনী ছিল, সানি দেওয়াল যেখানে অভিনয় করেছিল, তারা বারবার এয়ারফোর্সের কাছে সাহায্য চাইছিল এবং এয়ারফোর্স বারবার একটা কথা বলছিল, জ্যাকি শ্রফ অভিনয় করেছিলেন, যে রাত্রিবেলায় এই প্লেন উঠতে পারে না, এই সেই হান্টার প্লেন রাত্রিবেলায় উঠতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণভাবে এফেক্টিভ, 65-71 যুদ্ধে এই প্লেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে, ভারতবর্ষকে অনেকগুলো বিজয় এনে দিয়েছিল। এবং এই হান্টার প্লেন আমেরিকার তৈরি সেই সময়কার F-4 সম্ভবত, সেই যুদ্ধবিমান, আধুনিক যুদ্ধবিমান, তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। আজকে এই জায়গায় আসতে পেরে সত্যি একজন ভারতীয় হিসেবে নিজেকে গর্ববোধ করছি, ভারতীয় হিসেবে নিজে গর্বিত হচ্ছি। এটাও একটা গাড়ি, এটা সম্ভবত আর্মার্ড ভেহিকেল, যাতে খুব ছোট গান, মেশিন গান লাগানো থাকে, এরকম আর্মার্ড ভেহিকেল। এটা আর্মি ট্রাক, এটা আর্মি ট্রাক P-15 র্যাডার, এটা র্যাডার অ্যাকচুয়ালি, এটাও রাশিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া তৈরি র্যাডার সিস্টেম।
বিমান আক্রমণকে আগে থাকতে জানার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এটাও আর্মার্ড গার্ড, এটার নাম হাম্বার। এটাও 47-এর লড়াই লড়েছিল। দুটো গান আছে এখানটায়, একটা 63 mm আর একটা 37 mm, এবং একটা মেশিন গান এখানটায় ফিট করা থাকে। এটাও একটা ভারতীয় ট্যাঙ্ক, T-55 মিডিয়াম ট্যাঙ্ক। এর আগে যেটা দেখলাম সেটাই। ভারতবর্ষের যুদ্ধে বিরাট বড় ভূমিকা পালন করেছে। এটা একটা আর্মার্ড ভেহিকেল, এটা হচ্ছে টোপাজ আর্মার্ড ভেহিকেল। এটা এখানটায় সামনে ছোট্ট একটা মেশিন গান লাগানো আছে। এই যে সামনে টারেটের মধ্যে মেশিন গান লাগানো আছে, এটা মেশিন গান। এর ফুটো দিয়ে মেশিন গানের নলটা বের হয়। যে কোনো ট্রেনে এটা চড়তে পারে। এর ভেতরে সৈন্যরা বসে কেউ যায়। এটা হচ্ছে লঙ্গেওয়ালা ওয়ার মিউজিয়াম। এখানটায় লঙ্গেওয়ালা ওয়ারটা হয়েছিল। আর ভেতরে গিয়ে দেখি কি আছে ভেতরে। আছে এই সেই লঙ্গেওয়ালা ওয়ার মিউজিয়াম। এই সেই গান, যে গান দিয়ে রাইফেল 7.62 mm অটোমেটিক ট্রিগার। এটা রয়্যাল লি এনফিল্ড মার্ক 4 রাইফেল। মেশিন গান 303 মেশিন গান। এটাও মেশিন গান। আর এটা হচ্ছে 106 mm M40A1 রিকয়েললেস রাইফেল। এটা মূলত অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান। এটা ব্যবহার করা হয়েছিল, সিনেমায় দেখেছেন পুনিত ইসার এটা ব্যবহার করছিল। বাইনোকুলার্স, কার্বাইন। এটা হচ্ছে রবি কুমারের প্রতিকৃতি। ইলেকট্রিক ল্যাম্প। এবং এটা হচ্ছে 7.62 MG3 লাইট মেশিন গান। এই সবগুলোই লঙ্গেওয়ালা যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটা আর্টিলারির কম্পাস। লেফটেন্যান্ট অরুল ক্ষেত্রপাল, পরমবীর চক্র, 17 hours. No sir, I will not abandon my tank. এটা শ্রদ্ধাঞ্জলি স্থল। আর ওই সামনে শহীদদের নাম লিপিবদ্ধ করা আছে সব দিকে। আর এই আমাদের জাতীয় পতাকা সগর্বে বুক চিরে আকাশের দাঁড়িয়ে আছে। লঙ্গেওয়ালা ওয়ার জয়সলমীর ওয়ার মিউজিয়াম। এই সেই 106 mm জিপে রতন সিং, যে একাই পাকিস্তানিদের ট্যাঙ্কে ধ্বংস করেছিল। এই সেই রতন সিং।
অনেক মিউজিয়াম দেখেছি এর আগে, কিন্তু যারা এখানে আসবেন অবশ্যই এই ওয়ার মিউজিয়াম দেখবেন। সেখানে গোটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে, কীভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে, বিভিন্ন মিশনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে ব্যবহার করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ারে এই জ্যাকেট পরে সেনাবাহিনীরা যুদ্ধ করে। সিয়াচেনে যে সেনাবাহিনী থাকে তাদেরকে এভাবে যুদ্ধ করতে হয়। আজকে এই ওয়ার মিউজিয়ামে এসে সত্যি দারুণ লাগছে। চারিদিকেই যুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন, এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনা কীভাবে যুদ্ধ করেছিল সেগুলো দেওয়া আছে। $75 by 24 couch chair. এই হেলমেটটা ইন্দো চায়না ওয়ারের রেডিও সেট। কত কি লাগে যুদ্ধে। জলের ক্যানটাও দেখার মতন। এই জলের ক্যান, এটাও এর বিশেষত্ব আছে, সহজে নষ্ট হয় না। এটা হচ্ছে লঙ্গেওয়ালা ওয়ার মিউজিয়াম। জয়সলমীরের কাছে যে লঙ্গেওয়ালা যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং ব্যবহৃত যুদ্ধ সামগ্রী, কামান, গোলা, বন্দুক, সেটা এখানে ডিসপ্লে করা আছে। এখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হবে। সময় 6:45। এখানে এন্ট্রি ফি 60 টাকা। অডিও ভিজুয়াল যে শো সেটা দেখতে গেলে 40 টাকা। সবগুলো কম্বো দেখলে 150। আর সাউন্ড অ্যান্ড লাইট এবং এন্ট্রি ফি হলে 125। আমরা যে সময় এসেছিলাম অডিও ভিজুয়ালটা বন্ধ হয়ে গেছিলো, এক্ষুনি শুরু হবে।